Hello dear students, good morning. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic is especially related to the teaching of tense. Today I will teach you how to translate Hindi sentences into English of past perfect tense. Before it, about 15 days ago, you had been taught indefinite continuous of every tense. Just before it, you had been taught present perfect tense. And today, I will teach you past perfect tense. You have to know how to translate Hindi sentences into English in this tense. आज इस टीचिंग के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और इससे संबंधित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। ये आज का टॉपिक। इसके पहले आप इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस प्रत्येक टेंस के पढ़ चुके हैं और इसके जस्ट पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ाया जा चुका। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, यू हैव टू नो इट। पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल में कोई कार्य कर लिया गया होता है जिसके अंत में अर्थात वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता। साधारण रूप से वाक्य में एक ही घटना का वर्णन भी किया जा सकता है, अर्थात कर्ता के द्वारा कोई एक कार्य किया जा सकता है भूतकाल में जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होता है कार्य, उसका वर्णन इसमें होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अपना पाठ याद कर लिया था अथवा कर चुका था। इस तरह से भी वाक्य यदि है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा, जिसके अंत में या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आएगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भूतकाल की दो घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें एक पहले होता है और दूसरा बाद में। अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य माने जाते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है वाक्य, चपरासी के घंटी बजाने के पहले मैं कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इस वाक्य में दो घटनाओं का वर्णन है, एक चपरासी का घंटी बजाना और मैं का अर्थात मेरा कक्षा में प्रवेश करना, दो घटनाओं का वर्णन है। इस तरह से एक कार्य पहले हुआ और एक कार्य बाद में हुआ। इस तरह से विवाक्य आ सकता है अथवा केवल एक ही वाक्य के रूप में ऐसा वाक्य आ सकता है, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का ही माना जाए। अब अलग अलग रूल्स हैं अनुवाद करने के। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और आपको मालूम है ये परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है। यह ऑलरेडी रूल्स आपको मालूम और वही फॉलो किया जाएगा। अब आप अफर्मेटिव के माध्यम से पहले देखें कि कैसे हम पहले साधारण वाक्यों का अनुवाद करते हैं। यहाँ अफर्मेटिव के माध्यम से फॉर्मूला लिखा है, उस फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट पहले होना चाहिए जैसा कि हर टेंस में होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब हैड और परफेक्ट टेंस होने के नाते वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्रमशः ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये साधारण फार्मूला, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इनटू इंग्लिश।
जैसे कि वह अपना पाठ याद कर लिया था, यहाँ पर आ था, ई थी, चुका था, चुकी थी आएगा तो आप पास्ट परफेक्ट मानोगे और आप इस फार्मूला को रिमाइंड करोगे और इसी को फॉलो करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सब्जेक्ट कौन है? ही, वह। इसका है वर्ब थर्ड, याद करना, लर्न। तो हो गया ही हैड लर्न। अब ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, सब्जेक्ट ही है तो अपना की इंग्लिश हिज, पॉजेसिव केस, हिज लेसन। तो ही हैड लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया। ये तो साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन जैसा कि अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें वाक्य में पहले अथवा पूर्व जुड़ा होता है अथवा बाद अथवा पश्चात जुड़ा होता है। तो जिस वाक्य में पहले लिखा रहेगा अथवा पूर्व लिखा रहेगा उसका अलग रूल है, और जिस वाक्य में बाद लिखा रहेगा अर्थात पश्चात लिखा रहेगा उसका रूल अलग है। तो हम पहले देखते हैं कि यदि वाक्य में पहले अर्थात पूर्व लिखा हो तो क्या करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा, चपरासी के घंटी बजाने के पहले मैं कक्षा में प्रवेश कर लिया। ध्यान देंगे, देयर आर टू सेंटेंसेस, दो वाक्य किसी में है। पहला चपरासी की घंटी बजाना और दूसरा मैं कक्षा में प्रवेश कर लिया, और बीच में पहले। इस तरह से दो घटनाओं का जिक्र है इस वाक्य में, और यहां से शो हुआ कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे क्या? पहले हम जो कार्य पहले हो रहा है उसे प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, अर्थात उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, अर्थात उसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है जो कार्य पहले हुआ था इधर वाला भाग, उसको पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद पहले की अंग्रेजी रखेंगे बिफोर, और उसके बाद इधर वाले का ट्रांसलेट करेंगे। अब पुनः आप ध्यान देंगे, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा यदि वाक्य में पहले है तो इधर पास्ट परफेक्ट को फॉलो किया जाएगा, अर्थात ये सूत्र फॉलो किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, और इधर वाला अर्थात जो बाद में कार्य हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चलेगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कार्य पहले हो रहा है उसका अनुवाद पहले करेंगे, वह पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थात इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसका अनुवाद बाद में करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थात इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, और बीच में बिफोर का यूज करेंगे। अब ये पता लगाना कौन कार्य पहले हो रहा है, तो स्पष्ट रूप से लिखा है चपरासी की घंटी बजाने के पहले मैं कक्षा में प्रवेश कर लिया, तो पहले कार्य इधर वाला हो रहा, इसका अनुवाद आपको पहले करना है, पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, और उसका बिफोर का प्रयोग करके इधर वाले वाक्य का अनुवाद करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। अब अनुवाद करके देखें। अब आपको अनुवाद पहले वाले कार्य का करना है, मैं कक्षा में प्रवेश कर लिया था, इसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हो गया आई सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड प्रवेश करना, इंटर्ड
होगा आई हैड इंटर्ड द क्लास। आई हैड इंटर्ड द क्लास। इंटर अगर वर्ब हो तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, इसलिए मेक इंग्लिश नहीं रखी। आपने जो कार्य पहले हुआ उसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कर लिया। अब पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। अब आपको इधर वाले खंड का ट्रांसलेशन करना है अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। बिफोर सब्जेक्ट वाज द प्यून, वर्ब बजाना रिंग, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंक, ऑब्जेक्ट द बेल। तो हो गया आई हैड इंटर्ड द क्लास बिफोर द प्यून रैंग द बेल। इस तरह से आपको इस रूल को फॉलो करना और आपका अनुवाद सही जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो कार्य पहले हो उसमें पास्ट परफेक्ट और जो कार्य बाद हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट। तो अकॉर्डिंग टू इट, उसी के अनुसार जब बाद में कार्य कोई हो रहा तो उस कार्य से संबंधित वाक्य का जब अनुवाद करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे, और उस वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इस वाक्य में बाद लिखा है, के पश्चात भी लिखा हो सकता है, के बाद, के पश्चात। तो इधर वाले वाक्य का जो कार्य बाद में हो रहा है उसी का अनुवाद हम पहले करेंगे, अर्थात बाद वाले वाक्यों में, पश्चात वाले वाक्यों में हम जो कार्य बाद में हो रहा है उसी को प्रिंसिपल क्लॉज का स्वरूप देंगे, अर्थात पहले अनुवाद करेंगे। और जो कार्य पहले हो जा रहा है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्वरूप देंगे, अर्थात बाद में अनुवाद करेंगे। अर्थात हमको पीछे से ही अनुवाद करना है, लेकिन इसके पहले बताया जब पहले होगा तो इधर पास्ट परफेक्ट और जब बाद होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात उसी के विपरीत हो जाना। जब पहले लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट इधर, पास्ट इंडेफिनिट इधर, और जब बाद लिखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट इधर और पास्ट परफेक्ट इधर, और कुल मिलाकर अनुवाद इधर से करना है। अब इधर पास्ट इंडेफिनिट, उधर पास्ट परफेक्ट। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला आपको बताया ही और पास्ट परफेक्ट का भी बताया गया। अब इस वाक्य का अनुवाद करना है। वह एक मधुर गीत गाई थी, अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट। तो सी sang a sweet song, अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट यह अनुवाद हुआ बाद होने के नाते। पहले होता तो पास्ट परफेक्ट के अनुसार होता, यहाँ हैड का प्रयोग किया जाता और थर्ड का प्रयोग किया। अब आपको बीच में आफ्टर का प्रयोग करना है, आफ्टर। अब इधर वाले वाक्य का अनुवाद करना किसके अनुकूल, पास्ट परफेक्ट के अनुसार। मेरे यहाँ आना यानी मेरा यहाँ आना, इसका अनुवाद आपको करना है। तो आई हैड कम हियर। अब इधर पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया, इधर पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ट्रांसलेशन उधर से ही किया गया। दोनों स्थिति, पहले लिखा था तब भी और बाद लिखा है तब भी। अर्थात बाद वाले वाक्य में बाद में होने वाले कार्य को प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं और पहले वाले वाक्य में पहले जो कार्य हो रहा है उसे प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। कुल मिलाकर इधर से ही अनुवाद करते हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग टेंस चेंज कर देते हैं। तो हो गया
शी sang a sweet song after I had come here। इस तरह से अफर्मेटिव का अनुवाद करेंगे। अब निगेटिव वाक्य हो जाए तो करना क्या है? निगेटिव में नॉट अथवा नेवर का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट के अनुसार हैड के बाद नॉट नेवर, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट का प्रयोग होगा। आप जानते ही, अगर कभी नहीं होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में नेवर के साथ वर्ब सेकंड, नहीं रहेगा डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार, और नेवर रहेगा तो नेवर प्लस वर्ब सेकंड, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड के बाद नॉट नेवर। तो सबसे पहले जिस वाक्य में पहले हो अर्थात पूर्व लिखा हो, पहले से पहले अथवा के पहले लिखा हो, उसका अनुवाद कैसे करेंगे यह आपको बताया जा रहा है। देखा, कक्षा अध्यापक के हिंदी पढ़ाने से पहले वह कक्षा नहीं छोड़ी थी। पहले आपको किधर से अनुवाद करना है? इधर से। वह कक्षा नहीं छोड़ी थी, वाक्य में पहले लिखा है, इसका मतलब इधर पास्ट परफेक्ट। तो सी had not left the class। She had not left the class, वो कक्षा नहीं छोड़ी। अब आप पहले की इंग्लिश रखें बिफोर, अब इधर का ट्रांसलेट करिए, कक्षा अध्यापक का हिंदी पढ़ाना, द क्लास टीचर taught हिंदी। इस तरह से उधर पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म taught होगा, शी हैड नॉट लेफ्ट द क्लास बिफोर टीचर taught हिंदी। इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ। अब जिस वाक्य में बात के बाद अथवा के पश्चात लिखा हो तो आपको बताया गया इधर पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब इधर डिड नॉट, और उधर हैड का प्रयोग होगा। आपको अनुवाद इधर से करना है। तो मैंने यह पाठ नहीं पढ़ा था, तो आई डिड नॉट रीड, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट रीड दिस लेसन अब के बाद की इंग्लिश आफ्टर, आफ्टर। अब इधर का हम बात करें तुम्हारा विद्यालय पहुंचना, आफ्टर यू। अब आपको इधर पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, यू हैड रीच्ड द स्कूल। तो हो गया आई डिड नॉट रीड दिस लेसन आफ्टर यू हैड रीच्ड द स्कूल। इस तरह से अगर से पहले हो तो इस अकॉर्डिंग अनुवाद करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया। पास्ट परफेक्ट इधर वाले वाक्य में और पास्ट इंडेफिनिट इधर वाले वाक्य में, अगर के बाद हो तो पास्ट इंडेफिनिट इधर वाले वाक्य में और पास्ट परफेक्ट उधर वाले वाक्य में, और अनुवाद इधर से ही करेंगे। इस तरह से क्लियर हो गया कि अनुवाद आप किस तरह से किस स्थिति में करेंगे। माना कि इस वाक्य में कभी नहीं आया होता बाद वाले वाक्य, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी मालूम है कि के बाद है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट, तो आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते बल्कि नेवर का प्रयोग करते, और वर्ब सेकंड अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट, और इधर ज्यों का त्यों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप देखें कैसे आप अनुवाद करेंगे। जैसा कि देखा इंटरोगेटिव क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या तुम्हारे वहां जाने से पहले वह पत्र लिख चुका। इस वाक्य में से पहले अर्थात से पूर्व की बात आपको बार बार बताया जा रहा है। से पहले हो तो पास्ट परफेक्ट इधर और पास्ट इंडेफिनिट उधर।
अनुवाद इधर का ही पहले कर लें। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं। आपको अनुवाद इधर वाले वाक्य का करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आपकी इंग्लिश जो हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे जो कि इसमें से पहले। तो हैड, अब उसका ट्रांसलेट करें, हैड ही written the letter हो गया उसका अनुवाद। अब से पहले की इंग्लिश, बिफोर। अब पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वहां जाना, बिफोर you went, past indefinite और second went there। तो गया had he written the letter before you went there। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें के बाद अर्थात के पश्चात लिखा, तो आपको इधर पास्ट इंडेफिनिट और उधर पास्ट परफेक्ट। तो क्या सीता के गीत गाने के बाद तुम यहाँ आए थे, तो पहले अनुवाद आपको क्या करना है, क्या तुम यहाँ आए थे। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो क्या आ गया है, इसलिए इसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसका आगे करेंगे। डिड यू कम हियर, डिड हो गया तो वर्ब फर्स्ट, डिड यू कम हियर, यहाँ के बाद की आफ्टर। अब इधर का अनुवाद करें, सीता का गीत गाना, आफ्टर सीता हैड sung a song। अब इधर पास्ट परफेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद है, उधर पास्ट परफेक्ट और इधर का पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अनुकूल डिड यू कम हियर, के बाद के अंग्रेजी आफ्टर, उसके बाद उधर पास्ट परफेक्ट के अनुसार सीता हैड सung a song। यदि वाक्य में क्या पहले हो तो उसका अनुवाद हो। अब यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जैसे कब, यहाँ क्यों, इस वाक्य में से पहले और इस वाक्य में के बाद। तो आए पत्र लिखने से पहले सीता ने पत्र कब, ये बात गलत है, आप उसे कहते हैं सोने से पहले। सोने से पहले सीता ने पत्र कब लिखा था। You have to translate this sentence into English according to past perfect। सोने से पहले सीता ने पत्र कब लिखा। आपको ट्रांसलेशन यहां से करना है, सीता ने पत्र कब लिखा था, से पहले है इसलिए इधर पास्ट परफेक्ट। और जब बीच में वाक्य के क्वेश्चन वर्ड हो, प्रश्नवाचक शब्द हो, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं when, उसके बाद उसके अनुकूल हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट हैड, उसके बाद क्रमशः कर्ता क्रिया कर्म, सीता written a letter। तो क्या है ना, हैड सीता रिटर्न अ लेटर, इसका ट्रांसलेशन हुआ से पहले की इंग्लिश बिफोर सोना। अब यहाँ करता नहीं है, लेकिन करता कौन है, सीता ही तो है। सोने से पहले सीता ने पत्र कर लिखा, तो सीता ही इधर भी करता है लेकिन हिडन है, तो आप प्रोनाउन का यूज करें, सीता के लिए सी का यूज करें। सी वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि उधर पास्ट इंडेफिनिट,
शी स्लेप्ट। हो गया व्हेन हैड सीता रिटर्न अ लेटर बिफोर शी स्लेप्ट। अभी लास्ट सेंटेंस है, इसमें क्यों का यूज हुआ, जिसमें के बाद लिखा। मोहन के चाय पीने के बाद तुम यहाँ क्यों आए थे, तो आपको पहले बार करना है तुम यहाँ क्यों आए थे, लेकिन इसमें के बाद है तो पास्ट इंडेफिनिट इधर और पास्ट परफेक्ट उधर वाले हो। तो व्हाई पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाई डिड यू कम हियर। अब के बाद क्या है जी, आफ्टर मोहन का चाय पीना, आफ्टर मोहन हैड टेकन टी। इधर हैड का यूज हुआ क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिकॉर्डिंग होगा इधर, क्योंकि इसमें के बाद लिखा। इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे अपने एक्सरसाइज बुक से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।